हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दशाएं काम कैसे करती हैं। क्योंकि जब बहुत सारी दशाओं के बारे में पढ़ा तो दशाओं में ये तो लिख दिया कि इसकी दशा चल रही हो ऐसा हो जाएगा, उसकी दशा चल रही हो वैसा हो जाएगा। लेकिन जो वो पर्टिकुलर केस था जिसमें हमने देखा कि चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, तो रिजल्ट 10th हाउस की जगह दूसरे हाउस के हुए। नाम या किसी तरह के बड़े प्रोफेशन को मिलने की बजाय वहां पे इंसान बीमार पड़ गया। अब दशा के नॉर्मल कंसेप्ट से अगर हम चल के देखें तो हमें ऐसा लगता था कि पांचवे का स्वामी है, तो पांचवे के स्वामी में अच्छा होता है तो चीजें अच्छी होनी चाहिए। बट रिजल्ट्स जो आए वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गए थे। इसलिए फिर यही चीज को समझना था कि आखिरकार दशा जो है वो काम कैसे करेगी, एक बात। दूसरी बात कि जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है वो दशा पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर थोड़े बड़े लेवल पे सोचूं तो ये कह सकता हूं कि पूरे विश्व रूपी एक अस्पताल के अंदर मानव रूपी मरीज रह रहे हैं, और किस टाइम ड्यूरेशन पर किसे कौन सी दवाई देनी है, ये जो काम है ये दशाओं के जरिए ऊपर किया जा रहा है। इसका मतलब आपके लाइफ में होने वाले इवेंट्स को फिक्स करने के लिए ये जो कुंडली है, ये कुंडली एक तरीके से घड़ी की तरह काम कर रही है। और जब चीज घड़ी की तरह काम कर रही होगी, इसका मतलब है कि ऊपर बैठा हुआ इंसान जो है या ऊपर बैठा हुआ जो भगवान है वो क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मैंने यहाँ पे सर्टेन कुछ कॉम्बिनेशंस दिए होंगे। उस कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग जब दो कांटे आपस में कहीं मिलते होंगे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के ऊपर वो इवेंट जो है ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती होगी। इसके बाद जो पिछले कुछ केसेस के अंदर हमने उसको लगाने की कोशिश करी, तो वहां पे भी हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज डायरेक्टली हमें नजर नहीं आ रही, कि हम उसको सामने से नहीं बोल पा रहे कि इनके साथ ये भी बैकड्रॉप में कोई चीज हो सकती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको दशा से समझ में आएगी। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक कुंडली है। ठीक। एक चीज और बोल दूं साथ ही साथ, बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट में नीचे ऐसे बता देते हैं कि सर यहाँ पे ये ग्रह बैठा है और वहां पे वो बैठा है और उसके बाद प्रिडिक्शन दे दीजिए। मतलब एक हाथी की पूंछ दे दूं और बोलूं कि बताइए पूरे हाथी का वर्णन कर दीजिए, ये गलत होगा। कई बार कुंडलियों में जो चीजें दिखती हैं वो वहां हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कुंडली को इसीलिए सामने रख रहा हूं। आपको यहाँ जो दिख रहा है ये सब माया जाल है, सब माया जाल। इसमें से कोई भी चीज वहां नहीं है जहां पर वो आपको नजर आती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सभी जगह पे राशि परिवर्तन हो गया है। 8 नंबर की राशि के को रूलर है केतु, वो बुध की राशि में बैठे हैं। बुध जो है वो केतु की राशि में बैठे हैं। यहां से बुध को उठा के यहां रख दूं और केतु को उठा के यहां रख दूं तो कोई गलती नहीं होगी। मंगल की राशि है 8 नंबर को रूलर के तौर पे, तो शनि की 11 नंबर की राशि है को रूलर के तौर पे। शनि को उठा के यहां रख दूं, मंगल को उठा के यहां रख दूं तो भी कोई गलती नहीं होगी। इसी तरीके से राहु को रूलर है 11 नंबर राशि के। गुरु जो है वो रूलर है 12 नंबर राशि के। अगर इस गुरु को यहां से उठा के यहां रख दूं और राहु को यहां से यहां ले आऊं तो भी कोई गलती नहीं होगी। सिर्फ जो फिक्स रहेंगे वो होंगे सूर्य, वो होंगे शुक्र और वो होंगे चंद्रमा। बाकी सारे के सारे ग्रहों की पोजीशन बदल सकती है। इसीलिए आप जब किसी कुंडली के बारे में चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं काम कर रहा। परिवर्तन काम कर रहा होगा तो कुंडली सामने से कुछ और दिखती है, रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। इसीलिए इस तरीके से करने के बजाय बेहतर हो या तो डिटेल्स दे दें या फिर कंप्लीटली कोई मेजर उसके अंदर ऐसी चीजें हैं तो उसको डिस्कस करते हुए ही प्रिडिक्शंस के बारे में बात होगी। एक चीज अब देखिए, यहाँ पे
चंद्रमा की दशा जो है वो शुरू हुई अक्टूबर 2018 से। अब चीज को कैसे समझना है, जिस भी पर्टिकुलर ग्रह की दशा स्टार्ट हुई है वो वर्क कर रहा है आपके कुंडली में आवर एंड की तरह, यानी कि जो घड़ी का सबसे बड़ा कांटा है वो पर्टिकुलर प्लेनेट बन जाएगा जिसकी महादशा चल रही होगी, और उस महादशा वाले ग्रह की अपनी एक टाइमलाइन होगी। जैसे कि चंद्रमा के लिए 10 साल का पीरियड अलॉट है, सूर्य के लिए 6 साल का पीरियड अलॉट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा को पूरे के पूरे 10 साल चलते हुए इस साइकिल को कंप्लीट करके वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। ठीक, ऐसे कंडीशन में जब चंद्रमा को एक साइकिल कंप्लीट करके अपनी जगह आ जाना चाहिए, तो मैथमेटिक्स से आप इतना समझ सकते हो कि जो आपके पास उसके 10 साल हैं, उस 10 सालों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा उन 12 राशियों से। अब 10 साल 12 राशियां, तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हो, चाहें तो मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 साल 12 महीने के, 10 साल 120 महीने के, उनमें 12 राशियां कंप्लीट होनी है, तो सीधे सीधे 120 डिवाइड बाय 12 मिल जाएंगे 10 महीने। तो यहाँ पे क्या किया कि जो है 10 महीने से हमने इस मूवमेंट को जारी रखा। यहाँ पे अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, भाव चलित कुंडली में जब ग्रह पीछे या आगे मूव करेंगे तो उसको ध्यान रखिएगा कि वो किस हाउस से चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो ये कि हाउसेस स्टैटिक हैं, हाउसेस फिक्स हैं, वो नहीं मूव करने चाहिए। इसीलिए अगर चंद्रमा पीछे है तो उतना ड्यूरेशन आपको अलग से मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा। आइडियली जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये चंद्रमा आपको 0 डिग्री पे ही मिला, ये चंद्रमा अलग अलग डिग्रियों पे हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन में वेरिएशंस हैं वो आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। अब मान लिया कि जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठा था, अगर मैं आइडियल केस कर दूं तो आइडियल केस में मान लेता हूं कि 0 डिग्री से चंद्रमा ने सफर शुरू किया था। ऐसे कंडीशन में वो इस ड्यूरेशन से 10 महीने तक उस ही भाव में बैठे हुए नजर आएंगे, और जब वो उस भाव में बैठे हुए होंगे तो उसकी वजह से उस भाव का स्वामी जो है वो एक्टिवेट होगा, भाव का स्वामी जो है वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि महादशा की जो घड़ी की बड़ी सुई है वो पर्टिकुलर एक राशि और एक भाव को एक्टिवेट कर रही है। ठीक, इसके बाद जब 10 महीने पूरे हुए तो फिर चंद्रमा नेक्स्ट राशि में, नेक्स्ट भाव में चले जाएंगे। नेक्स्ट भाव में जाने से वहां पे 10 महीने रहकर उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हमें राशि को समझना हो, क्योंकि बिना राशि को समझे वहां पे हमारी प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से यहाँ से चंद्रमा उठे, 10 महीने के बाद वो आगे चले गए, और ऐसी कंडीशन में 6th हाउस एक्टिवेट हो गया। 6th हाउस एक्टिवेट होने के साथ साथ आपका जो शुक्र होगा, क्योंकि 7 नंबर की राशि है, वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने से ये 10 महीने बाद की साइकिल को ही हर जगह पे मेंटेन करते हुए चलेंगे। यहाँ एंटर होगा तो यहाँ पे केतु भी एक्टिव हो जाएगा, एट द सेम टाइम मंगल भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, केतु भी एक्टिव हो जाएगा और मंगल भी एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए फरवरी 2022 से ये ग्रह मूव कर रहे हैं 8th हाउस में, तो जब वो 8th हाउस में मूव करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो जुपिटर है उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब जब ये मूवमेंट्स होती हैं तो उस कंडीशन में ये प्लैनेट्स आपके जन्म के ग्रहों के साथ भी युति बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ये कॉम्बिनेशंस
डिग्री बाय डिग्री क्लोज हो जाएंगे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर, उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ी हुई चीज को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या उस भाव से जुड़े हुए रिलेटिव्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी जो भी महादशा चल रही है उसको पहले सेट करना होगा। अब महादशा के बाद होती है अंतर्दशा। अंतर्दशाएं आप देखोगे तो वो बहुत बड़ी नहीं होती, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई बहुत बड़ी अंतर्दशा जाएगी भी तो वो अंतर्दशा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल से कुछ महीने ज़्यादा, यानी कि 16 मंथ या 18 मंथ तक की मिलेगी। 16 मंथ या 18 मंथ की अगर कोई पर्टिकुलर दशा मिल रही है और महादशा का स्वामी जो है वो ग्रह, उसके चलने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीमी पड़ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में उस पर्टिकुलर अंतर्दशा के जो रिजल्ट्स हैं वो वेरिएट होने लगेंगे। वेरिएट कैसे होंगे, देखिए चीज को समझिएगा। ये चंद्रमा को यहाँ प्लेस किया गया, ये जो घड़ी फिक्स करनी थी उसे फिक्स करने के लिए किया गया। अब इसकी महादशाओं में बाकी ग्रह इसके रिस्पेक्ट में कैसा रिजल्ट करेंगे वो सेट करने के लिए इन बाकी ग्रहों की भाव पोजीशन होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि कुंडली हमें ऐसे दिखाई दे रही है, जबकि हम परिवर्तन कर देंगे तो सब एक दूसरी जगहों पे हिल जाएंगे। ये यहाँ पे बैठा हुआ नहीं दिखेगा, वो वहां बैठा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन घड़ी के हिसाब से उनको जो टाइम फिक्स करना है उसके हिसाब से आपके जिंदगी में ग्रहों की प्लेसमेंट है। कुछ भी कर लिया जाए, परिवर्तन कितने भी लगा दिया जाए, जो आपको अपनी दशा को चेक करना होगा उसमें आपको यही चार्ट हेल्प करेगा। इसीलिए जितने भी ग्रहों की पोजीशन एक दूसरे से बनी है वो इस हिसाब से बनी है कि वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ टाइम पर जाकर एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, और इसी चीज को कहीं ना कहीं एज अ प्रोग्रेशन देखा जाता है। जैसे कि ये चंद्रमा इस समय मान लीजिए यहां पर इस भाव में काम कर रहे हैं। अब ये चंद्रमा अगर इस भाव में काम कर रहे हैं, अंतर्दशा चलने वाला जो ग्रह है वो यहीं पे जाके इनको मिल गया। अंतर्दशा में चलने वाला जो ग्रह है उसमें भी हमें यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जितने ड्यूरेशन की अंतर्दशा है उसको 12 से भाग देंगे, उतनी दशा वो एक पर्टिकुलर हाउस में उतने समय तक बिताएंगे। उसके हिसाब से जैसे जैसे मूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे रिजल्ट्स चेंज होते जाएंगे। जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट ऑफ टाइम पर वो दोनों ही ग्रह या तो एक साथ आ जाते हों, उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई बड़ी इवेंट कनेक्ट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक घड़ी का कांटा है, उसमें जब भी कोई पर्टिकुलर आपका जो हावर हैंड है वो मूव करते करते एक फिक्स पोजीशन पे आ जाता है तो पूरे के पूरे टाइम को चेंज करता है। इसी तरीके से जहां कहीं पर भी आपकी महादशा का स्वामी चल रहा है, वैसे ही जब उस पर प्रॉपर अंतरदशा चले तो वहां पे वो अपने रिजल्ट्स को कहाँ कनेक्ट कर देगा, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे रिजल्ट्स को क्लिक कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। अब इस समय अगर हम महादशा से रीड करें, भूल जाएं कुछ देर के लिए कि अंतरदशा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो ये महादशा चल रही है यह अष्टम का प्रभाव कर रही है, खोज का, रिसर्च का, इन चीजों का प्रभाव कर रही है। महादशा अपने आप में नेचुरली जो है वो फोर्स कर रही है किस पॉइंट पर, 8th हाउस के पॉइंट के ऊपर। चाहे आप इसको इस तरीके से देखें कि अकेला रहना हो, कैद में रहना हो, रिसर्च करने हो, खोज करने हो, अनुसंधान करने हो, उन चीजों के लिए यहाँ पे ये महादशा कितने ड्यूरेशन तक के लिए सपोर्ट कर सकती है, फरवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक। इसी में जब बाकी ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी तो वो चीजों को चेंज करेंगी। यही रीजन है कि आपकी कुंडली में
महादशा का स्वामी पूरे के पूरे, जैसे ये 10 साल चलने वाली दशा है तो पूरे के पूरे 10 साल वो सिर्फ चौथे घर के रिजल्ट नहीं कर सकता। वो जो रिजल्ट्स करेंगे वो रिजल्ट्स करने के लिए स्पेसिफिकली अपने अपने टाइम ड्यूरेशंस में रिजल्ट्स को करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे सेट होगा कि उसको कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट कब करना है। तो इसके लिए ये समझ लीजिए, जब कोई ग्रह कहीं पे बैठा हुआ है वो ग्रह अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में, अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट बना के बैठा है, ठीक है। और हर एक डिविजनल चार्ट्स के जो प्लैनेट्स होंगे जस्ट एज अ डिविजनल चार्ट, जब जब वो आपस में उस पॉइंट से रिलेशन क्रिएट करेंगे तब लाइफ में उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लाइफ का इवेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी महादशा हम लगन कुंडली से देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई जो छोटे छोटे डिविजनल चार्ट्स दिए हैं, जैसे कि नवमांश जैसे कि दशमांश, उस तरीके से उनमें इंडिकेशंस दिए होंगे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट जब चले तो किस राशि, किस नक्षत्र के प्रभाव से क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इसका 7th हाउस में जाना ये जरूरी नहीं कि वो मैरिज ही करा दे, वो ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का कोई व्यापार, कोई नया वेंचर स्टार्ट करा दे। इसीलिए कह रहा हूँ महादशा के स्वामी बार बार घुमा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जब सेम हाउसेस में घूमेंगे तो आप ये बोलो कि पहले चंद्रमा आया 7th हाउस में आया तो एक बार शादी हो गई, चंद्रमा के बाद आगे बढ़े मंगल आया, मंगल फिर 7th हाउस में आया तो फिर शादी हो गई, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर इवेंट को किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक प्रॉमिस ऑफ अ चार्ट। वो पर्टिकुलर ग्रह वो पर्टिकुलर रिजल्ट को कर देगा किसी ना किसी रीजन पे, और वो चीज जो है उसे कहते हैं हम स्टैटिक प्रॉमिस। उस चीज को देखना होता है। अगर वो पर्टिकुलर प्लैनेट उस चीज के लिए प्रॉमिस नहीं देता तो उसकी दशा में वो उन हाउसेस से गुजर सकता है, उसके रिजल्ट्स आपको अलग अलग, क्योंकि हर एक भाव बहुत अलग अलग रिजल्ट्स को देने में सक्षम है, उसके ऊपर अपने प्रभाव को कर देगा। इसमें राशि की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा अगर इस राशि से 8 नंबर की राशि से जब ड्यूरेशन में गोचर करेंगे, उतने ड्यूरेशन के लिए अगर हम बात करें तो वो किस साइड पे जाएंगे, चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीक पीरियड के तौर पे काउंट कर लेंगे हम, क्योंकि वो नीच राशिस्थ हो सकते हैं, ठीक। और जब उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर वो नीच राशिस्थ होंगे तो वहां पे उसके ऊपर जो एनर्जीज काम करेंगी वो करेंगी केतु की और मंगल की। इसी तरीके से अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस के अंदर जैसे जैसे आपकी महादशा का स्वामी मूव करता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने इवेंट्स को हाउस और राशि जिसमें कि उसकी मूवमेंट होगी उससे कनेक्ट करना होगा। अब इसकी यह प्लेसमेंट जातक के हिसाब से तो क्या हो रही है, वो हो रही है रिसर्च की। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो ये महादशा जो है ये आपके 9th हाउस से देखें तो 12th है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फादर के साथ जो है वो थोड़ी सी चैलेंजेस या फादर के हेल्थ में चैलेंजेस कहे जा सकते होंगे, या फिर यहाँ पे जो फादर है, मतलब जब कभी भी आपकी महादशा का प्लैनेट अलग अलग जगहों से मूव करेगा तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को हम दूसरे रिलेटिव्स के लिए उस जो भी भाव से वो रिलेटिव्स कनेक्ट होते होंगे वहां से देखेंगे तो वो इंसिडेंट्स हमको समझ में आ सकते हैं। ये कुंडली ही ना सिर्फ की जातक के लिए बल्कि उनके बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके रिजल्ट्स को भी तो दर्शाती है ना। तो उनके रिजल्ट्स को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे ये मूवमेंट्स होती हैं वैसे वैसे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर उस पर्टिकुलर इंसान या उस रिलेटिव से जुड़े हुए कर्मास को भी एक्टिवेट कर देती है।
ये चीज हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो हमने किया, ये तो हमने अभी महादशा के लिए किया। आगे हम इसी को अंतरदशाओं के लिए भी क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि जब वो कनेक्शन बन रहे हैं तो उनके बीच में क्या कोई संबंध था जो कि वो एक दूसरे से रिजल्ट करते, और हाँ तो कैसे। इसके लिए अगले वीडियो में हम पूरी चीज़ों को आगे बढ़ के डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।